जो एमसीडी के स्कूल हैं वो उसमें तरक्की हो और विकास हो। उसमें देखिए पार्क तो है लेकिन चारों तरफ गंदगी का ढेर बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया और नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है। आप जानते हैं पंजाब के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आई है और आप ये भी जानेंगे जिस तरीके से धुआंधार वहाँ पर ये बहुमत हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसका असर एमसीडी चुनाव में, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कितना पड़ने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम 32E वार्ड में मौजूद हैं, जिस वार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो लल्लन प्रसाद जी हैं और यहाँ पर 32E से जो दावेदारी कर रही हैं वो नीलम जी हैं, नीलम मुकेश जी हैं और इनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये अपनी जनता के बीच जा रही हैं वो भी उसके बारे में भी हम इनसे वार्तालाप करेंगे। चलिए हम सीधा इनकी तरफ रुख करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैम, आपके वार्ड की जनता आपका परिचय जानना चाहेंगी। वैसे तो आपके वार्ड में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपसे परिचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर वार्ड में कहीं ना कहीं कुछ नए लोग भी आ जाते हैं, उनके लिए आपका छोटा सा परिचय। मेरा नाम नीलम मुकेश कुमार गौतम है और जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त एमसीडी के चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। हर पार्टी के लोग अपनी अपनी तैयारी के लेकर आगे आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको अपना परिचय बताती हूँ। मेरा नाम नीलम मुकेश कुमार गौतम है और मैं चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। मैडम, आप किन किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड की जनता के बीच में जा रही हैं वो हम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस टाइम साफ़ सफाई का है, क्योंकि नगरी में तो काफ़ी हद तक कोई साफ़ सफाई देखने को नहीं मिल रही है, बहुत गंदगी है जी। और एजुकेशन को लेके मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एमसीडी में जो स्कूल हैं वहाँ पे क्लासेस तो हैं बट शिक्षक जो हैं वो कम मात्रा में है और मैं चाहती हूँ कि एमसीडी में भी स्कूल इस हद तक आगे हो, इतनी अच्छी एजुकेशन हो उसमें भी। जिस प्रकार से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो इतनी तरक्की कर रहे हैं उसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि हमारी एमसीडी में भी स्कूल उसी प्रकार से तरक्की करें, ताकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में अपनी एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं जिनके मतलब कि जो काफ़ी गरीब लोग हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन लें और आगे बढ़ें, उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारी जो एमसीडी के स्कूल हैं वो उसमें तरक्की हो और विकास हो। और इसी चीज़ को लेकर, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी नन्नगरी में एक ही डिस्पेंसरी है, वो भी नन्नगरी के बीचों बीच है और वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो भी प्रॉपरली मात्रा में नहीं मिल पाती हैं यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं काफ़ी अधिक मात्रा में और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्पेंसरी है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा दवाई को लेकर भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मैम, ठीक है, आपने इतना बोला, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे। यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षदा हैं वो रिंकू कुमारी जी हैं। क्या 10 साल तक उनका राज रहा है यहाँ 32E वार्ड के अंदर? क्या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, ये आप बताएंगे सर। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आप देखिए 10 साल हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस की पार्षद रही है कुमारी रिंकू जी, वो सत्ता में है। उन्होंने 10 साल में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा जो जनता के हित का कार्य हो। आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य जो भी उसके नैतिक कार्य होते हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था कराना, गलियों में नाली जो भरी हुई है या जो नालियों का निर्माण है उसको कराना, गलियां जो टूट गई है उनको दोबारा से बनवाना, है ना। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता उनको अपना नेता चुनती है, लोकल नेता। उसके तहत उन्होंने किया क्या है, पूरी नालियों को भर दिया गया है, गलियां टूटी हुई है, पूरा पानी भर जाता है उनमें, उनको आज तक कभी गली में दोबारा से देखने तक नहीं आई है। पूरे नन्नगरी को कूड़े का ढेर बना दिया है एक तरीके से। और आज अपनी हार के डर से उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उसको पता है कि जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है आने वाले एमसीडी चुनावों में। उसको
बिल्कुल नकार रही है जनता, यहाँ से भगा रही है। और यहाँ से बीजेपी 15 सालों से आपने देखा ही है उसने कैसे हमारे दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह तक वो नहीं दे पा रहे हैं स्कूलों में। तो स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से एमसीडी स्कूलों में। इधर एक तरफ हम दिल्ली विधानसभा के जो हमारे स्कूल है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं जो पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर अच्छे स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में सुविधा दी जाती है, वो आज हम केजरीवाल जी द्वारा सुविधा दी जा रही है। आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास जो हमने इस हॉस्पिटल देखने का एक सपना देखा था वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने पूरा किया। जैसे राजीव गांधी हॉस्पिटल आप देखेंगे कितना सुंदर, कितना साफ और हर टाइम 24 घंटे वहाँ पर सुविधा आपको मिल सकती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे डिस्पेंसरी यहाँ की बिल्कुल बंजर हालत में, कभी उसका जो नवनिर्माण है वो हुआ ही नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे एक डॉक्टर की हालत है, वो भी कितने 100 पेशेंटों को 200 पेशेंटों को नहीं देख पाता है, लाइन लंबी कतारें हैं, है ना। दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने हर एरिया में, हर बूथ पर, हर वार्ड पर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कार्य किया है, जो बिल्कुल एक ईमानदार छवि कह सकते हैं, उसको ईमानदार कार्य कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जब इतनी छवि के साथ कार्य कर रहे हैं तो एमसीडी के अंदर भी हम सभी लोग आस करके बैठे हुए हैं कि अब की बार हमें केजरीवाल जी को लाना है। और आने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। अभी उन्होंने एक हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, आपने देखा होगा, कि वो चुनाव की तारीख भी तय होने वाली थी लेकिन वो हार के डर से उनको पता है कि हमारी 10 से 5 सीट भी नहीं निकल रही है 272 वार्ड में से, वो उन्होंने पूरा परिसमनी चेंज कर दिया, उधर चुनाव से ही भाग गए। तो किस तरीके का मतलब जो एक संविधान को ठेस पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया है। हमारा जो देश चलता है वो लोकतांत्रिक है, इन्होंने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। आप देखेंगे वो समय पे भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड, पूरे देश में अपने आप को सत्ता हासिल करके कई राज्यों में उनकी सरकारें चल रही है, कई राज्यों में उनके एमपी है, एमएलए है, इतने हाई मतलब बड़ी संख्या के अंदर वो अपनी सरकार को चला रहे, इतनी मजबूत होने का और एक छोटे से चुनाव से डर गए। अच्छा सर, रिंकू कुमारी जी पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आई हैं, तो इस तरीके से पैराशूट जो दावेदार है, हम ये कह सकते हैं कि पैराशूट दावेदार है, ये हर पार्टी में कहीं ना कोई आपको मिल सकता है, चाहे वो दूसरी पार्टी से आया हो चाहे फिर अपनी पार्टी से आया हो। सर, इस तरीके के जो पैराशूट दावेदार हैं उनके लिए आपके कुछ टिप्पणियाँ आपकी? देखिए, जनता सब जानती है, जनता ने 70 साल का भी राज देगा, जनता ने 7 साल का भी राज देगा। ये स्थानीय चुनाव है, एक लोकल चुनाव है, अधिकार सभी का है हक मांगने का, लेकिन जो जनता चुनती है वो उनको सबको पता है कि यहाँ का स्थानीय नेता कौन है, किनसे हमारे जो सुविधाएं मूलभूत किससे पूरी हो सकती है। यहाँ के लोकल नेता को जनता चुनने का काम करेगी और उनको एमसीडी चुनाव में लाने का भी काम करेगी। अच्छा, ये कांग्रेस में रह के भी तो रिंकू कुमारी जी काम कर सकती थी यहाँ पर, फिर ऐसा क्यों कि इन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? कांग्रेस से भी तो कर सकती थी। देखिए, कांग्रेस का आप देख रहे होंगे पूरे देश, यहाँ एमसीडी से पूरे देश से सूपड़ा साफ होता जा रहा है और यहाँ पर हार के डर से हमने उसके कार्य 10 साल में वो आज तक नहीं कर पाए। सबसे पहले उसका पार्क तो है नंद नगरी में, लेकिन पार्कों में आप देखें उसमें कुछ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, उसमें किसी ने अपना डेरा डाला हुआ है, कोई वहाँ पर कुछ अपना बिजनेस कर रहा है, मतलब उसमें हम स्वस्थ जो जीवन जीने की हम एक कल्पना करते हैं लोकल में, वो हम नहीं जी पा रहे हैं। उसमें देखिए पार्क तो है लेकिन चारों तरफ गंदगी का ढेर बना हुआ है, उसमें किसी ने अपना घर बना लिया, किसी ने आशियाना बना लिया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नंद नगरी के अंदर हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्वे किया जाता है, पब्लिक सर्वे किया जाता है, चाहे वो 32 वार्ड का हो या किसी भी वार्ड का हो। दिल्ली में हमारा सर्वे चल रहा है। फ़िलहाल जो पार्कों की जो स्थिति है वो इस समय दयनीय और निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्वच्छता के लिए एमसीडी बनाई गई है, साफ़ सफाई के लिए एमसीडी बनाई गई है। अगर उसमें साफ़ सफाई नहीं होती है, स्वच्छता नहीं पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके मायने अपोजिट हो जाते हैं। चलिए सर, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी पूछेंगे हम कि अभी फ़िलहाल 15 सालों से बीजेपी है एमसीडी के अंदर, क्या बीजेपी सरकार क्या नहीं कर पा रही है? जो आप इतने सारा बयान किया है आपने, अगर हो सकता है बीजेपी अगर आगे आती है एमसीडी में तो हो सकता है कि और अच्छा काम करेगी, अगर अब नहीं कर पाई तो? जिसकी नीयत ही साफ़ नहीं है वो आगे क्या करेगी? आप देखिए 15 सालों से वो राज कर रही है एमसीडी की,
एमसीडी के अंदर बीजेपी। विधानसभा में तो वो आई नहीं है, जनता ने उसको नकार दिया, लेकिन 15 सालों से वो एमसीडी में, और आने वाले चुनाव में भी अब वो हार का मुंह देखने वाली है। आप देखो उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या है। तब एक जगह वो 125 करोड़ का नोवेल्टी सिनेमा बेच रहे हैं, कोई उनका एक नेता 25 करोड़ की अपने हस्बैंड को ज़मीन गिफ्ट कर रहा है, पूरा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आप देख रहे हो सारी गाड़ियाँ उन्होंने ठेकेदार के अंडर डाल दी है, जितनी भी गाड़ियाँ साफ़ सफाई की है। कर्मचारियों को हर बार वो आश्वासन देते हैं कि हम आपको हर 5 साल बाद आते हैं, इलेक्शन के टाइम पर हम आपको पक्का कर देंगे, लेकिन उनमें से एक भी कर्मचारी को पक्का करने का आश्वासन दे करके चले जाते हैं। सभी आश्वासन उनके धरे रह जाते हैं। आप देखिए दूसरी तरफ उनका मेन मुद्दा रहा है कि भाई हम शिक्षक को हर टाइम पैसा देंगे, सैलरी देंगे। क्या हुआ, आज 6 महीनों से शिक्षक को 1 रुपया उनके अकाउंट में जाना है, कहीं तक भी मतलब सोच भी नहीं है कि हम देना चाहते हैं। दिल्ली सरकार से तो पैसा आता है, हर टाइम आता है, बल्कि कई करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार से उन्होंने लोन भी लिया हुआ है। वो हर बार बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं दे रही दिल्ली सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लोन भी लिया हुआ है ना, कई करोड़ का। तो आप देखो किस हद तक दिल्ली सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, उसके बाद में वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं, चाहे वो गाड़ी का कार्य हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का कार्य हो, है ना। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ का कि बीजेपी आए या ना आए, लेकिन उसने ऐसा षड्यंत्र कर दिया है कि वो चाह रही है कि कैसे भी हम वापस सत्ता में आए, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है, इस बार उनको यहाँ से उखाड़ फेंकना। अच्छा सर, पिंक ठेकों की बात करेंगे। बीजेपी सरकार, वो आम आदमी पार्टी ने पिंक ठेके खोले हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक जनमत आयोजन चलाया था अभी पीछे से, और दिल्ली के जगह जगह पर छोटे छोटे बूथ बनाए और अपने कर्मचारियों को वहाँ पर सेटल किया और लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों में लेडीज़ें जो है शराब के अगेंस्ट पाई गई, जो हमारा सर्वे हमने देखा। सर इसके लिए क्या बोलेंगे, पब्लिक प्लेस पे भी की तरफ और धार्मिक स्थानों की तरफ भी जो पिंक ठेके या अन्य ठेके खुले हुए हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी? देखिए सर, हार के डर में बीजेपी जो है बौखलाई हुई है। आप देखिए यूपी में कितने ठेके चलते हैं, क्या आज तक वहाँ पर बीजेपी बहिष्कार करती है? क्या उसके खिलाफ बोलने का काम करती है? हरियाणा में देखिए नज़दीकी कितने ठेके वहाँ पर खुले हुए हैं, हजारों तादाद में ठेके खुले हुए हैं। क्या उन पर आज तक उन्होंने विचार किया? क्या वहाँ पर उन्होंने एक भी क्वेश्चन मार्क उठाने का काम किया? उनको हार का डर यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ पर जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में करीब 1000 से 1200 के आसपास करीब का सर्वे था कि भाई इतना ठेका था, लेकिन उन्होंने 850 के आसपास उनको किया। जो कुछ भ्रष्टाचारियों ने अपने हाथ में ठेके लिए हुए थे, जो एक लाइन में ही आपने देखा होगा 10-10, 12-12 ठेके एक साथ होते थे, तो क्या था वो भ्रष्टाचारी तो था सर। उसमें उन्होंने सब बूथ पे सब जो वार्ड है उनको एक करके उनको मतलब वहाँ पर अथॉरिटी दे दी। तो उससे बीजेपी सरकार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पिंक ठेकों की क्या ज़रूरत है? पिंक ठेके का कोई भी दायित्व नहीं है ऐसा कि पिंक ठेके का उसमें कुछ मुद्दा बनाने का कार्य है। पिंक ठेके का ऐसा कुछ नहीं है, वो मुद्दे को ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं। वो अपने हार के डर से उसको गुमराह कर रहे हैं। बाकी जो ठेके पहले थे वही ठेके अब भी चल रहे हैं, बल्कि और कम हुए हैं दिल्ली में ठेके, बढ़े नहीं हैं। ये मैं उनको बता देना चाहता हूं। इस लेवल का एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। दिल्ली का प्रदूषण जो है काफ़ी हुआ और हर बार सर्वे में ऊपर आता है। अभी 10 जनवरी 2022 को एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड लेवल का, उसमें दिल्ली टॉप 1 पर आया। उसके ऊपर कोई टिप्पणी प्रदूषण के मामले में? देखिए, प्रदूषण के मामले में कई हद तक ये ऐसा मतलब दिल्ली स्टेट है जहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए नई नई योजनाएं दिल्ली सरकार की तरफ से आती है। आप देखेंगे OD1 जब भी आता है तो ये कौन किसने 70 साल में ऐसा पोल्यूशन तो हमेशा आता है जब भी फसल कटती है। हरियाणा का सारा पोल्यूशन यहाँ पर आता है। अभी पोल्यूशन अभी जो AQI है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन जब हमारी फसल कटती है पड़ोसी राज्य से तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। और दिल्ली ऐसा स्टेट है जहाँ पर वाहन जो है वो बहुत तादाद में है, क्योंकि स्पेस कम है। 2 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन उसमें भी हम OD1 के माध्यम से उसको कम करने का काम करते हैं। तो आपका मतलब ये है कहने का कि जो प्रदूषण है दिल्ली का वो अपना नहीं है, ज़्यादातर प्रदूषण बाहर का है, आप ये कहना चाहते हैं? पड़ोसी राज्य से प्रदूषण का
जब भी आता है, अभी AQI कम है, लेकिन जब भी प्रदूषण बढ़ता है उस पर काम किया जाता है। बल्कि केमिकल्स की भी सुविधा अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से दी गई है पड़ोसी राज्यों को कम करने के लिए। अगर पड़ोसी राज्य हमें सहयोग करेगा तो ये भी हमारा स्थिर रहेगा। अब आप देख रहे होंगे CNG की बसें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने रहते हुए करीब 700 से 800 बसों का अभी भी निर्माण जो करा है, अभी नई बसें लाने का वो कार्य किया है, इलेक्ट्रिक बसें। तो कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण कर रहे हैं। और ये ऐसी सरकार है कि जो जिसकी नीयत साफ है वो जो कहती है वो करती भी है। स्मोक टावर का आप देख रहे हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। स्मोक टावर भी धीरे धीरे बन रहे हैं। अभी ये हमारी शुरुआत थी स्मोक टावर की भी, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्मोक टावर और छोटी छोटी जगह हर जगह लगा दिए जाएंगे। मैडम से एक सवाल पूछेंगे। नीलम जी, आप सर्वे कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, इस समय कैंपेनिंग आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। हमारा भी सर्वे हो रहा है, हम 32 वार्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सर्वे कर रहे हैं। हमने देखा है कि आपकी जो कैंपेनिंग है उसमें काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। और डोर टू डोर में जो आपने समस्या बताई, अभी जो आपने समस्या बताई वो तो अलग थी। इससे हटके जैसे कि गाड़ी होती है कूड़े की गाड़ी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वो डेली आती है कूड़े की गाड़ी यहाँ पर? नहीं, डेली तो खैर नहीं आ पा रही है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक लोगों को ये परेशानी है कि कूड़े वाले प्रॉपरली डेली नहीं आ रहे हैं और अधिक मात्रा में छुट्टी ज़्यादा करते हैं वो। हाँ जी। तो क्या जब छुट्टियाँ कर लेते तो घरों के अंदर जो कूड़ा है लोगों के, वो फिर कैसे उसको मैनेज करते हैं? वो तो यहाँ के जो लोग हैं वही मैनेज करते हैं, मतलब कि खुद ही जा कर के उसको प्राइवेट लगाते हैं अपना कुछ? नहीं, प्राइवेटली नहीं, मतलब कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। कहते हैं कि जैसे कि नाली का कूड़ा लेके नाली वाले नहीं आते हैं उसको साफ़ करने के लिए, निकाल के चले जाते हैं कूड़ा, तो उसको लेने के लिए नहीं आते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जल प्रदूषण, ये समस्या लगातार बनी हुई है। आप देखेंगे जब भ्रष्टाचार इतना हो गया है, करीब अगर 50 कर्मचारी कार्यरत है तो उसमें से 20 ही लोग आ रहे हैं, 30 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। उनकी हाजिरी तो लग रही है, लेकिन उनका पैसा कहीं और जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान यहाँ के स्थानीय नेता का होता है, अधिकारियों का होता है। हम उस सिस्टम को सुधारेंगे, उसको साफ़ करेंगे, ताकि जो टोटल कर्मचारी की संख्या है वो अगर अपना काम पूर्ण तरीके से करे तो साफ़ सफाई की व्यवस्था बनेगी। मैम, हमने आपके वार्ड में बहुत सर्वे किया है और इस वार्ड के अंदर हमने देखा है कि इस वार्ड में जैसे सर ने बताया कि नालियों में जो पानी भरने की समस्या है, गलियां भी जो है सही नहीं बनी हुई है, बहुत जगह खड्डे खुदे हुए हैं। आपने गाड़ी की समस्या बताई, आपने नहीं, हमारे पब्लिक सर्वे में लोग बाग भी बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, जैसे कि आप कैंपेनिंग कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, सीधे घर जा के मिल रही हैं और प्लस में लोगों के काम भी करा रहे हैं। आपके कार्यालय में ई-श्रम कार्ड और अन्य कार्ड भी बनाए जा रहे हैं मुफ्त में। मैडम, आपसे एक जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक बता देते कि आपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम कराया है जो पब्लिक सर्वे में निकल के आया है, तो हमने अभी तक यहाँ पर काफ़ी काम किए हैं। हमने यहाँ पर हम काफ़ी सालों से हम कार्यरत हैं। हमने कोरोना में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को जो बेचारे बेरोजगार हो गए थे उनको भी मदद की है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनको भी हमने मदद करने का जितना हम क्षमता अनुसार था हमने किया। फिर जब हम डोर टू डोर कैंपेन करते थे, लोगों से मिलते थे, तो उनकी समस्या थी कि भाई हमारा जो कार्य है छोटे आपने देखा कोरोना काल के बाद में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, उनको 100-200 रुपये देना भी बड़ा दुखदायक था। तो जो भी जिनके छोटे छोटे कार्य होते थे, आधार कार्ड में करेक्शन हो गई, पहचान पत्र हो गया, उनको लोग 200-300 रुपये साइबर कैफ़े पे उनको देना पड़ता था। तो हमने उनकी व्यवस्था यहीं पर ही उनको करी और अपने पास से करीब 4 से 4.5 हज़ार हमने वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर लोगों को बनाने का काम करा। करीब अपनी पॉलिसी हमने सेंट्रल की भी पॉलिसी में काम करा। हमने श्रम कार्ड भी लोगों को दिए, कोई बात नहीं, जिनकी ज़रूरत है हमने बना के दिया। लेबर कार्ड के लिए कोई चार्ज ले रहे हैं आप? बिल्कुल निःशुल्क हमने किया। हमने कई लोगों के लेबर कार्ड भी बना के दिए। जैसे लेबर कार्ड की अभी बहुत एकदम डिमांड थी कि भाई हमारा लेबर कार्ड बन जाए। करीब लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये तक, हज़ार रुपये तक की डिमांड लोगों से करी, प्राइवेट जो साइबर कैफ़े है, लेकिन हमने उसको निःशुल्क बनाने का काम किया। हमने उन लोगों की जितनी भी सेवा हो सकती हमने अपनी तरफ से की। ये जो आपका जो कार्यालय है, इस तरीके की जो सेवा आप बता रहे हैं, ये कब से आपकी चल रही है? कोरोना काल से चल रही है सर? ये हमारी कोरोना काल के बाद से हमारी शुरू हो गई थी। निरंतरता हम इस पर काम कर रहे हैं। हमने जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान भी हमने खुद घर पे जा कर के
जो राशन की जो स्लिप मिलती थी, ई श्रम जो राशन, ई कूपन जो राशन मिलता था, हमने उसके तहत भी लोगों को ई कूपन जनरेट करा करके दिया ताकि उनको वो राशन मिल सके दिल्ली सरकार की तरफ से। तो हमने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करके लोगों को दिया है और उनको कहीं जो दिक्कतें थी, जो उनको तकलीफ थी, तो कई हद तक हमने दूर करने का काम किया। अच्छा मैम, एक अपील, देखिए आपके वार्ड की जनता, आपके वार्ड की जनता से अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है, यानी कि पार्टी आपको नवाज देती है टिकट से, जिस तरीके से आपने यहाँ पर काम किया है आपने अपने वार्ड के अंदर, तो एक अपील जो अपने वार्ड की जनता से आप करना चाहिए। मैं अपनी नगरी की जनता से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर वे मेरे काम से खुश हैं, अगर वो मुझे चुनाव के तहत चुनते हैं, तो मैं उनके लिए सबसे पहले तो जो वर्क होगा ये साफ़ सफाई का होगा, इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की जो सड़कें हैं जिनका कोई निर्माण नहीं हो रहा है, उनकी जो सड़कों का जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, यहाँ पे पानी भरता है और जिस कारण से मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कहते हैं कि हमें बीमारियों का सामना अधिक मात्रा में करना पड़ता है। मैं इन सब चीज़ों पर अधिक मात्रा में ध्यान दूँगी। शिक्षा को लेकर स्कूल में जो फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो एमसीडी के स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे हों। हाँ जी, ताकि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो नहीं जा सकते, जिनके मम्मी पापा उनको प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, गरीब लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ तो स्कूल में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो। सर आपसे एक क्वेश्चन, सर पंजाब में 91 सीट आई हैं, बहुमत से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, इसके लिए क्या टिप्पणी है आपकी, और इसका एमसीडी पर, दिल्ली की एमसीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी जनता जानना चाहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे पंजाब के क्षेत्रवासियों को और भारतवर्ष के क्षेत्रवासियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आम आदमी की सरकार आज एक स्टेट में और आ गई है और इसमें उन्हीं सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह बना हुआ था। उनकी खुद की मेहनत है, उन्होंने विश्वास किया है एक सिस्टम पर जो सच्चाई के लिए लड़ता है, एक ईमानदारी पर जो जनता के लोकल हित के लिए लड़ता है, एक आम आदमी पर जो एक आम आदमी की बात को सुनता है, उसको पूरा करता है ना। ये सब विश्वास अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है और आने वाले जो 5 साल पंजाब को देंगे वो बहुत खुशहाल और अच्छे होंगे, जिससे अब पूरे देश को एक मैसेज मिलेगा और जनता सभी लोग बढ़ चढ़कर, किसान भी अब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, युवा भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उसको अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। और आने वाले जो भी चुनाव एमसीडी के आ रहे हैं, इसमें हम पहले तो 250 सीटों से आ रहे थे, अब हम करीब 265 सीट से जीतने वाले हैं। लेकिन बीजेपी हार के डर से बार बार भाग रही है, बच रही है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी विजयी होकर के आएगी एमसीडी चुनाव में। एमसीडी के चुनाव पीछे कर दिए सर, इसके लिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो अपना बचाव ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे भी करके बच जाए, लेकिन जनता उनको सबक सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप भ्रष्टाचारी है, आप एमसीडी नहीं संभाल पाए, आपने पूरा कूड़े का ढेर बना दिया, आपने जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं करे। ये सारे मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी मैदान में है, जनता जान चुकी है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी विजयी होगी और बीजेपी को हार का सामना करना है। चलिए, आप देख रहे थे नीलम मुकेश जी यहाँ पर हर मौजू पर खुलकर बोलते हुए नज़र आए और हर क्वेश्चन का जवाब इन्होंने बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली वे में इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है और अपने वार्ड के लिए जो इन्होंने अपना त्याग, अपना कुर्बानी जो समय समय पर लोगों को दी है, लोगों के लिए दी है, जैसे कि चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो, चाहे लॉकडाउन का टाइम हो, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, हर टाइम पर ये लोगों के साथ में खड़े हुए पाए गए। और फिलहाल आप जानते हैं कि जैसे कि चाहे वो नेट के या सोशल वर्किंग के काम से हो, जैसे कि आप नेट का काम अभी इन्होंने बताया कि ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड या अन्य कार्ड जो कि बाहर से काफ़ी पैसे लेकर बनाया जाता है, काफ़ी मात्रा क्वांटिटी काफ़ी पैसों में वो बनाया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कराया जा रहा है, वो भी काफ़ी समय से कराया जा रहा है, जो इनके वक्तव्य यहाँ पर बता रहे हैं। और वार्ड 32 ई के अंदर जो इन्होंने किया है, जिस तरीके से ये सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर, और हमारी कैंपेनिंग में भी ये आता है, हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर भी, हमारे सर्वे के अंदर भी यहाँ पर यही नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इनका अपने वार्ड में बड़ा एक योगदान है।
चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब की बार दिल्ली में दिल्ली की जनता विकास पर वोट देगी या जाति पर वोट देगी या नाम पर वोट देगी, किस पर वोट देगी, वो जनता को सोचना है, जनता को समझना है। लेकिन जनता से हम एक अपील करते हैं कि जिसको भी आप वोट दें, अपने भावी उम्मीदवार को जिसको भी आप वोट दें, उसको सोच समझ कर वोट दें और फिलहाल ये देखें कि किस उम्मीदवार ने कितना आपके वार्ड में काम कराया है। काम के आधार पर आप पहचानें, नाम के आधार पर ना पहचानें। पार्टी का कहीं ना कहीं सिंबल है, पार्टी का भी योगदान है, लेकिन चेहरे का और उनके काम का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ 10 इंडिया। थैंक यू।